हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिल विद पीएल। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले आ चुका है और एक और आएगा थर्ड पार्ट, उसमें आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोल दिया था कि बस चैप्टर इतना ही। चैप्टर इतना नहीं है, थोड़ा और लेंथी है, मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं होता, एक वीडियो में ही आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 1.12 टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम 1.2 पढ़ेंगे इसमें और 1.3 पढ़ेंगे। तो 1.2 में है द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें होता है कि डेमोक्रेसी ट्रेंड में आती है, न्यू ट्रेंड चलता है डेमोक्रेसी का 20वीं सेंचुरी में। 20वीं सेंचुरी में सारी ज़्यादा कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो जाती हैं। एशिया और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो डेमोक्रेसी अडॉप्ट नहीं करती, और आजकल मतलब नाउअडेज सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। बस कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ डिक्टेटरशिप और कम्युनल रूल चल रहा है, नहीं तो ज़्यादातर अब तो डेमोक्रेसी। और अभी भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती हैं। ये है हमारा 1.2, ये बहुत शॉर्ट है। अब 1.3 फेसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम डेमोक्रेसी की जर्नी देखेंगे, बिगनिंग देखेंगे, शुरू कहाँ से हुई है। तो स्टार्ट हुई ये फ्रांस से। फ्रांस, आपने हिस्ट्री के चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा होगा, पूरी इनकी हिस्ट्री है। पर ये स्टार्ट फ्रांस से हुई डेमोक्रेसी हमारी इस उठना। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए को बोला जाता है। यहाँ ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी थी, यानी कि 1787, जब ये ब्रिटिशर, इससे पहले ये ब्रिटिशर के अंडर में थे यूएसए, और 1787 में ये डेमोक्रेटिक हो गया। यहाँ डिफरेंट रूल थे, जैसे कि ब्लैक पीपल्स को वोट देने का हक नहीं था। और भी कंट्रीज़ थी, डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट रूल, जैसे कि सिर्फ मेल वोट दे सकते हैं, लैंड ओनर वोट दे सकते हैं, ऐसे। फिर आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज। इसको ये दोनों नेम से जाना जाता है। इसमें ये था कि हर अडल्ट वोट दे सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ब्लैक हो, वाइट हो, मेल हो, फीमेल हो। टेबल आपके चैप्टर में गिवन है, आप बुक में देख सकते हैं। ऑफ कोलोनियलिज्म, इसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुई 1945, इसके जब एंड हुआ तो ज़्यादातर कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हो गई, कॉलोनियलिज्म चला गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड होता है 1945 में, और इंडिया इंडिपेंडेंट होता है इसके 2 साल बाद, यानी कि 1947 में। और आज इंडिया को वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम स्टोरी देखते हैं घाना की। घाना इससे पहले आज़ाद हुआ 1957 में। इससे पहले ये ब्रिटिशर्स के अंडर में था। यहाँ पे एन क्रूमा, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा घाना को इंडिपेंडेंट दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल अदा किया। तो फिर जब ये बहुत ही ज़्यादा खैर इन्होंने काम किया, तो फिर ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं घाना के, और फिर बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये अपने आप को कह देते हैं इसके बाद, जब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कि अब यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, और ये परमानेंट फॉर एवर प्रेसिडेंट हो गए। पर 1966 में मिलिट्री कूप होता है और इनको हटा दिया जाता है, और मिलिट्री कूप हो जाता है, और आज फिर दोबारा घाना में डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1990s, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1990s में फिर डेमोक्रेसी ट्रेंड में आती है, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया, और बहुत सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हो जाती हैं। इसका रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न था सोवियत यूनियन का एंड हो जाता है। सोवियत यूनियन, आप यूएसएसआर को बोलते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे, पर मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है भाई ये सोवियत यूनियन क्या होती है। तो सोवियत यूनियन रशिया के आसपास के सारे इलाके जो थे वो रशिया ने अपने अंडर में कर रखे थे, और इसको डिक्टेटरशिप रशिया के पास थी उसकी। तो उन सबको मिलाकर सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, दोनों नेम दो हैं पर बात एक ही की जाती है, तो उसको पूरी को सोवियत यूनियन बोला जाता है। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसएसआर वो वाला है ना, इसमें खैर
तो सोवियत यूनियन का एंड होता है जिसमें 15 न्यू कंट्रीज़ निकलती हैं सोवियत यूनियन को। जब लोग मना कर देते हैं कि नहीं हमें अलग अलग चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, तो सोवियत यूनियन का एंड होता है और 15 न्यू कंट्रीज़ उसके बाद बन जाती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं इंडिया के, इनमें भी डेमोक्रेसी आती है, ये भी डेमोक्रेटिक बन जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत यही रहता है कि कभी मिलिट्री आ जाती है, फिर डेमोक्रेसी, मिलिट्री, इसमें बहुत चलता रहा है। खैर नेपाल में भी यहाँ के नेपाल के किंग लेकर अपनी नेपाल के किंग अपनी पावर गिव अप कर देते हैं और मोनार्ची सिस्टम अडॉप्ट कर देते हैं, पर यहाँ दोबारा किंग आ जाते हैं 2005 में ही। तो 2005 तक 140 कंट्रीज़ थी जो डेमोक्रेटिक बन गई थी। अब हम एक और देखते हैं म्यांमार का। ये 1948 में इसको इंडिपेंडेंट मिली, फिर 1962 में, फिर यहाँ जब ये 1948 में ये डेमोक्रेटिक हो जाता है, फिर यहाँ 1962 में फिर यहाँ मिलिट्री कूप आ जाता है और 1990 में दोबारा इलेक्शन होते हैं। अब फिर यहाँ पर ऑंग सान सू की बन जाती हैं, इलेक्शन जीत जाती हैं। फिर यहाँ मिलिट्री डिनाइड कर देती है इलेक्शन, यानी कि मानती नहीं है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट को मानती नहीं और अपनी चलाती रहती है, और सूकी को लेकर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। लोग जो भी इसको अपोज़ करते हैं उनको 20 साल के लिए मिलिट्री जेल में डाल देती है, और ये रूल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता इनका। लोग अपने घर छोड़ देते हैं, अपने यही म्यांमार छोड़ देते हैं, और आज भी यहाँ पर ऐसे ही ये स्ट्रगल चलता रहता है म्यांमार का में। इस वीडियो में इतना ही, एक और बचा है 1.4, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो आपको पसंद आया हो। अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड टेक केयर। बाय बाय।